मैं डॉक्टर राकेश जड़गवे, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा, जिला रायपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मानवाधिकारों पर चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं, मानवाधिकार छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों में BA भाग 3 के राजनीति विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर में एक विषय है और मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक टूल के रूप में पढ़ना है। मानवाधिकारों की चर्चा में दो हिस्से आते हैं, एक उसका सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किसी भी अध्ययन में किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी चीज़ बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी कही जाती है, देखी जाती है, बताई जाती है। उसका क्रियान्वयन, उसका व्यवहार, उसका लागू करना भिन्न होता है उस बात से जैसा वो कहा जा रहा है। मानवाधिकार भी उससे भिन्न नहीं है। मानवाधिकारों में भी वही बात लागू होती है कि जो सैद्धांतिक पक्ष होता है और जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। हमारे इस लेक्चर की भाषा आम बोलचाल की भाषा होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गए। कुछ तकनीकी चीज़ें मैं इंग्लिश में भी दूंगा ताकि जो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, बाकी बातें वो समझ सकते हैं। जो टेक्निकल चीज़ें होंगी मैं उनको इंग्लिश में कहने की कोशिश करूँगा ताकि उनको भी मदद हो सके। हमारे वीडियो लेक्चर के दो हिस्से होंगे, 20-20 मिनट के दो लेक्चर। पहला हिस्सा सैद्धांतिक होगा और दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष होगा। दोनों मिलाकर के कंप्लीट लेक्चर होता है। तो इस पहले भाग में हम लोग पहले मानवाधिकारों के सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि मानवाधिकार होते क्या हैं। आमतौर पर जो हम लोग संधि विच्छेद करें, हिंदी के हिसाब से भी आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं मानव होने के नाते हमारे जो अधिकार हैं वो मानवाधिकार है। मानव होने के नाते का मतलब एक जीव के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारे कई अधिकार होते हैं जो किसी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। मनुष्य होने के नाते हम लोग कहते हैं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, एक व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने के लिए जरूरी हैं। उनको हम लोग मानवाधिकार कहेंगे। इस बात पर बहस हो सकती है कि किन बातों को हम मानवाधिकार एग्जैक्टली मानवाधिकार कहेंगे, उसके दायरे में रखेंगे और किन बातों को नहीं रखेंगे। जैसे अधिकारों की बात होती है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकारों की भी बात करते हैं तो कितने अधिकार हो सकते हैं या राज्य को क्या क्या करना चाहिए, एक लंबी सूची बन सकती है। उसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव लिस्ट, अनंत सूची। आप जितने काम चाहे जोड़ सकते हैं, जितना अधिकार चाहे जोड़ सकते हैं, लेकिन अंततः बात वहाँ करके रुकती है कि औपचारिक रूप से मान्यता किनको दी गई है। मानवाधिकारों पर के साथ भी ऐसा ही है। हम किनको मानवाधिकार कहेंगे ये अनंत हो सकता है। हम और आप बैठ करके लिस्ट बनाने लगे, हर कोई अपने अपने हिसाब से एक एक बात भी जोड़ेगा मानवाधिकारों में, तो कई लोग एक जैसी बात कहते हुए भी 100-150 से कम अधिकार शायद उसमें शामिल ना हो। लेकिन औपचारिक रूप से जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र है, उन्हें ही हम मानवाधिकार कहते हैं। कम से कम इस अध्याय के लिए वही हमारे मानवाधिकार होंगे, वही हमारा आधार होगा चर्चा का। मानवाधिकार इंसान होने के नाते जो अधिकार होते हैं वो आदिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक दौर में लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर अधिक गंभीरता से चर्चा की गई। मानवाधिकारों के बारे में एक और मैं कहना चाहूँगा कि कई बार बात ये होती है कि अधिकार वो होते हैं जिनको राज्य मान्यता प्रदान करता है। फर्स्ट ईयर में जब हम लोग अधिकारों की बात कर रहे थे, अधिकार पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अधिकार वे होते हैं जिनको राज्य मान्यता प्रदान करता है। लेकिन उसी समय हम लोगों ने ये भी देखा कि जब अधिकारों के प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें प्राकृतिक अधिकारों का जिक्र आया। प्राकृतिक अधिकार वे जो प्रकृति प्रदत्त है। अब प्रकृति प्रदत्त अधिकार कैसे होते हैं? एक और हम कहते हैं वो जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और दूसरे हम कहते हैं जिसको प्रकृति ने दिया। तो एक उदाहरण जो मैं हमेशा देता हूँ उससे समझें कि कुत्ते को मारने के लिए आप पत्थर चलाते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, कई बार आप पर हमला कर देता है। दुनिया में शायद किसी भी देश में जानवरों के अधिकार या जीवन की रक्षा का अधिकार जानवरों को नहीं मिला होगा, लेकिन उसके जीव होने, जीवित होने के नाते प्रकृति से उसको अधिकार मिला है। वो उसका नैसर्गिक अधिकार है, उसका जन्मजात अधिकार है कि वो अपने जीवन की रक्षा करेगा और जीवन की रक्षा के लिए वो भाग भी सकता है और हमला भी कर सकता है।
तो ये राज्य से मान्यता प्राप्त हो या नहीं, लेकिन प्रकृति प्रदत्त है, वो उसका उपभोग करेगा। मनुष्यों के लिए अधिकांश राज्य इसको मान्यता देते हैं कि हाँ, जीवन की रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जीवन की रक्षा के लिए हम किसी को मार सकते हैं, वो राज्य अधिकृत करता है। लेकिन वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, राज्य मान्यता प्रदान नहीं भी करेगा तो वो हमारा अधिकार रहेगा ही। इनको हम लोग नैसर्गिक अधिकार कहते हैं या जन्मजात अधिकार कहते हैं। इनहेरेंट, मनुष्य होने के नाते, जीव होने के नाते, जीवित होने के नाते ही वे हमारे पास है। उनको किसी से औपचारिक मान्यता की आवश्यकता नहीं है। मानवाधिकारों की शुरुआत यहीं से होती है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे जीवित रहने, हमारे जीव होने के नाते, हमारे सम्मान के लिए, हमारी गरिमा के लिए जो जरूरी हैं, उनको मानवाधिकार हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मानवाधिकार उन सिद्धांतों का समुच्चय है जिनका संबंध राज्य द्वारा व्यक्ति के प्रति समानता पर आधारित और पारदर्शितापूर्ण व्यवहार से है। राज्य द्वारा व्यक्ति के प्रति समानता पर आधारित और पारदर्शितापूर्ण व्यवहार से है। ह्यूमन राइट्स आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्न्ड विद इक्वलिटी एंड फेयरनेस रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ स्टेट टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल। यहां हम लोग बात कर रहे हैं राज्य द्वारा व्यक्ति के प्रति व्यवहार में, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखने की है कि अन्य सभी अधिकारों की तरह मानवाधिकारों की भी बात यही होती है कि केवल राज्य उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, व्यक्ति के प्रति परस्पर सम्मान जो है वह भी बहुत जरूरी है। यानी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना उतना ही आवश्यक है। मैं आपके अधिकारों का सम्मान करूं, उसका संरक्षण करूं, आप मेरे अधिकारों का सम्मान करें, संरक्षण करें, तभी अधिकार संरक्षित रहेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि हम पूरी जिम्मेदारी तो राज्य पर डाल दें या किसी और संस्था पर डाल दें और हम निश्चिंत बैठ जाएं कि नहीं, हमको तुम्हारे अधिकार से कोई लेना देना नहीं, आपको मेरे अधिकार से कोई लेना देना नहीं। ऐसे अधिकार कभी नहीं बचेंगे। तो मानवाधिकारों के दोनों पहलू हैं। राज्य उसके संरक्षण के उपाय करेगा, लेकिन समाज, व्यक्ति, समाज के हर सदस्य को एक दूसरे के मानवाधिकारों का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। इसको दूसरे रूप में हम लोग देखें, किसी व्यक्ति के महत्व और मूल्य को मान्य करने का एक तरीका उसके मानवाधिकारों को मान्यता देना है। व्यक्ति के महत्व और मूल्य, जब हम लोग आध्यात्म की चर्चा करते हैं तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि इस जीव जगत में जो कुछ भी है, जहां भी है, जैसा भी है, छोटे से छोटा कीड़ा भी इस सृष्टि में कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है। वो महत्वहीन नहीं है, वो बिना मतलब का जीवित नहीं है, वो कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है। अध्यात्म को छोड़ दे, हम लोग वापस राजनीतिक विज्ञान की ओर आते हैं, यथार्थ जीवन में आए तो मानव समाज में हर व्यक्ति, चाहे वो आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं, आप उसको पहचानते हो या नहीं, वो आइडेंटिफाइबल हो या नहीं, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है। इसको हम लोग एक मशीन के रूप में देख सकते हैं। बहुत बड़ी मशीन होती है, फैक्ट्री होती है, उसमें छोटे छोटे स्क्रूज लगे होते हैं, नट बोल्ट कहीं कहीं लगे होते हैं। आपको बड़े बड़े डायनेमो, फर्नेस, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन उस पूरे सिस्टम में, उस तंत्र में हर नट बोल्ट, हर स्क्रू का अपना महत्व है। वो अपनी भूमिका निभा रहा है। वो कितना भी अदृश्य क्यों ना हो, कितना भी छुपा हुआ क्यों ना हो, उसके ऊपर कोई कवर लग गया हो, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, उसका महत्व है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ही इस समाज में, इस विश्व में हर व्यक्ति अपने जगह पर कोई ना कोई काम कर रहा है, उसका महत्व है, उसकी डिग्निटी है, उसका सम्मान है। इसी महत्व का सम्मान करना, उस डिग्निटी को बरकरार रखना मानवाधिकारों का उद्देश्य है। और वास्तव में वही मानवाधिकार है, वे परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति की डिग्निटी बचा करके रखें, उसके व्यक्ति होने का सम्मान करें, हम उनको मानवाधिकार कहेंगे। हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, उसकी पहली ही पंक्ति है, मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न, यानी अविभाज्य, समान तथा अविच्छिन्न अधिकारों की स्वीकृति ही स्वतंत्रता, न्याय और विश्व शांति का आधार है। रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी एंड ऑफ द इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट्स of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world। बहुत बड़ी बात है
कि मानवाधिकार केवल एक दूसरे के सम्मान के लिए नहीं है, विश्व शांति की स्थापना के लिए वो आधार स्तंभ है मानवाधिकार। आप देखें, हम लोग उसको थोड़ी देर में आते हैं। तो ये जो मानवाधिकारों की घोषणा है, तो जो मानवाधिकार आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष करके जिनकी चर्चा होती है, उनका मूल आधार यही सार्वभौमिक घोषणा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको शॉर्ट में इकोसॉक कहा जाता है। इकोसॉक ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए 1947 में एक आयोग का गठन किया जिसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कहा गया। वो आयोग बहुत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, इकोसॉक के अधीन एक इकाई थी और वो इकोसॉक को ही रिपोर्ट करती थी। लेकिन इस आयोग ने 1947 में अपने गठन के बाद एक प्रारूप समिति बनाई जिसको जिम्मा दिया गया मानवाधिकारों की पहचान और उसको लिपिबद्ध करना। इस प्रारूप समिति में बहुत दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों के लोग थे, बहुत सारे संस्कृति से जुड़े लोग, लॉ से जुड़े हुए लोग, सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ महारत हासिल किए हुए लोग थे। इन लोगों ने मिलकर के एक प्रारूप बनाया जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने, सामान्य सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस के अपने सम्मेलन में प्रस्ताव क्रमांक 217A के रूप में इसको स्वीकार किया और मानवाधिकारों की घोषणा की गई। इसीलिए इसको सार्वभौमिक घोषणा कहा जाता है और ये जो मानवाधिकारों का सेट है उसको घोषणा पत्र कहते हैं। मानवाधिकारों के इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं। शुरुआती 2 इंट्रोडक्टरी प्रकृति के हैं और आखिरी उपसंहार जैसा है, डिस्क्लेमर जैसा। लेकिन बाकी के 27 अनुच्छेदों में मानवाधिकारों की चर्चा की गई है कि हर व्यक्ति के क्या क्या मानव अधिकार होंगे। अपने आरंभिक दिनों में आयोग नॉन इंटरवेंशनिस्ट था, यानी वो राज्यों की संप्रभुता में विश्वास करता था और ये मानता था कि राज्यों को अपना काम करते रहना चाहिए, उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अपने आप को मानवाधिकारों के प्रचार प्रसार और उसके संरक्षण तक सीमित रखा था। ये प्रयास करते थे कि हर देश अपने संवैधानिक व्यवस्था में, अपने कानूनी व्यवस्था में किसी न किसी रूप में मानवाधिकारों को शामिल करें जिससे उनका संरक्षण हो सके। क्योंकि जैसे आपने बताया, जब तक राज्य संरक्षित नहीं करता है, राज्य मान्यता नहीं देता है, तब तक उनके संरक्षण की संभावना कम हो जाती है। ये ठीक है कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार सीधे सीधे मानवाधिकारों से प्रेरित नहीं है, इस घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा से प्रेरित नहीं है। लेकिन अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। आपको ऐसा लगेगा सार्वभौमिक घोषणा को पढ़ते पढ़ते जैसे हम अपने मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक है, यानी मानव व्यापार पे, दास्ता पर रोक है, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी प्रक्रिया से दंडित न किया जाए, अत्याचार न किया जाए, इलीगल डिटेंशन में न हो, काम करने का अधिकार, ये सारी चीजें मानवाधिकारों में दी गई हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों में भी हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकारों में बहुत सारी बातें, धार्मिक स्वतंत्रता जैसी चीजें, ये मानवाधिकारों में शामिल है जो मानव संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है, सार्वभौमिक घोषणा। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस वही है। तो अगर इस रूप में हम लोग देखें तो हमारा संविधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जाने अनजाने, मानवाधिकारों को भी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित मानवाधिकार है, उनको भी संरक्षित करता है, उनको मान्यता प्रदान करता है। तो आरंभिक दिनों में जो मानवाधिकार आयोग था उसका उद्देश्य यही था कि सभी राज्यों को प्रेरित किया जाए, उनको समझाया जाए कि वो अपने व्यवस्था में मानवाधिकारों को शामिल करें। 1947 से 1967 तक आयोग इसी स्ट्रेटजी पर काम करता रहा, इसी रणनीति पर काम करता रहा। लेकिन उस समय तक परिस्थितियां वैसी नहीं हो पाई, उतनी संतोषजनक नहीं हो पाई जैसा अपेक्षा की जाती थी। अब जानते हैं कि 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद लगभग खत्म होने लगा, बहुत सारे देश स्वतंत्र होने लगे। हम खुद 1947 में स्वतंत्र हुए और उसी के आसपास आप देखेंगे बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए। लेकिन 60 के दशक में अचानक तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से देश स्वतंत्र होने लगे। एशिया में भी और अफ्रीका में बहुत सारे देश स्वतंत्र होने लगे थे। इन 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ से अपेक्षा तो बहुत थी, लेकिन वो इस बात को लेकर के बहुत पीड़ित थे
कि आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी उम्मीदों पर उस तरह से खरा नहीं उतर रहा है जैसे उससे अपेक्षा की जाती थी। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका, जिसको आप एक क्रिकेटिंग नेशन के रूप में जानते हैं, जिसकी एक टीम क्रिकेट खेलने के लिए आता है, आप लोग उसी रूप में जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक नस्ल भेद की नीति चलाई जाती रही, जिसको वो अपार्थीड कहते थे। आपको पता है गांधी जी को ट्रेन से क्यों उतारा गया था? वे एक टिकट लेकर के जा रहे थे ट्रेन में, लेकिन चूंकि वे श्वेत नहीं थे, इसलिए वे उस दर्जे में यात्रा करने के लिए अधिकृत नहीं थे जिसमें वो यात्रा कर रहे थे, और इसलिए उनको ट्रेन से उतार दिया गया। और ये व्यवस्था बहुत लंबे समय तक चलती रही। एक ही जगह पर काम करने के लिए श्वेत और अश्वेत लोगों के वेतन अलग अलग होते थे। अश्वेत उन इलाकों में उन सुविधाओं का भोग नहीं कर सकते थे, उन इलाकों में नहीं जा सकते थे जहां श्वेत जा सकते थे। तो ये रंग भेद की जो नीति थी, और जबकि आपको ये बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों की आबादी, कुल आबादी का केवल 2% थी, लेकिन पूरी व्यवस्था पर उनका नियंत्रण था। गांधी जी ने अपनी लड़ाई की शुरुआत वहीं से की थी, और ये लड़ाई बहुत दिनों तक चली, लंबी चली। आप जानते हैं नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के खिलाफ ही लड़ने के लिए 26 साल तक जेल में रहे थे, लेकिन विश्व जनमत के दबाव में और स्थानीय जनता के दबाव में अंततः वह अपार्थाइड समाप्त हुआ, और वहाँ समान व्यवहार होता है। दक्षिण अफ्रीका की टीम इसीलिए उसके बाद से खेलना शुरू कर दी। अपार्थाइड के कारण दक्षिण अफ्रीका को विश्व समाज से निष्कासित कर दिया गया था। वो किसी भी खेल में शामिल हो सकते थे, ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं हो सकते थे। तो अफ्रीकी राष्ट्रों में खास करके जो नवस्वतंत्र राष्ट्र थे, उनमें खास करके दक्षिण अफ्रीका को लेकर के अधिक नाराजगी थी कि वहां नस्ल भेद है, यानी मानवाधिकारों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें कोई भी महत्वपूर्ण, सक्रिय और सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इसको देखते हुए 1967 में मानवाधिकार आयोग ने अपनी रणनीति बदली। अब वे अधिक एग्रेसिव हुए, अधिक आक्रामक हुए, वो प्रोएक्टिव हुए, आगे बढ़ करके काम करने की बात उन्होंने की, और 1967 में उन्होंने अपनी रणनीति आयोग ने बहुत सारे कार्यदल बनाए, वर्किंग ग्रुप्स, जो क्षेत्र के आधार पर थे। वे अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी करते थे। कई बार महत्वपूर्ण मामलों में, जैसे चिली के लिए एक अलग से कार्यदल बनाया गया था जो केवल एक देश की पर नजर रखता था, और वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करते थे, उन पर चर्चा होती थी आयोग में। तो अब यहाँ तक बात ये आ गई थी कि मसला केवल प्रचार का नहीं था, अब संरक्षण तक बात आ गई कि अगर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो क्या किया जाना चाहिए, और ये कार्यदल उस दिशा में काम करने लगे थे। लेकिन तब भी, जैसा हमेशा होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, मानवाधिकार आयोग मूलतः राजनीति का ही अखाड़ा था, और जो व्यवस्थाएं बनी थी उससे न तो मानवाधिकार से जुड़े हुए एनजीओज सहमत थे, न बहुत सारे ऐसे देश जो वास्तव में पीड़ित थे या मानवाधिकारों को लेकर के परेशान होते थे, वो इससे सहमत होते थे। जैसे चीन, पाकिस्तान, कतर, रूस, ऐसे बहुत सारे देश, साम्यवादी रूस, जहां बहुत अधिक अत्याचार होते थे या प्रतिबंध थे लोगों पे। बहुत बार तो जैसे चीन और रूस से तो खबरें बाहर ही नहीं आती थी, हम कह भी नहीं सकते कि वहां अत्याचार होते थे या नहीं होते थे, लेकिन वहां से खबरें बाहर नहीं आती थी। तो इन देशों को लेकर के लोग असंतुष्ट रहते थे। पूरी दुनिया में यह माना जाता था कि मानवाधिकार यहाँ पर बहुत अधिक संरक्षित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आयोग कुछ नहीं कर पा रहा था। और ये लोग न केवल आयोग के सदस्य बनते थे, बल्कि कई बार तो इन्होंने आयोग की अध्यक्षता भी की। सबसे दुखद उदाहरण सूडान का था। सूडान 2004 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी बना, जबकि सूडान पर खुद उसके डारफुर क्षेत्र में, जो पश्चिमी सूडान का एक क्षेत्र था, वहां पर नरसंहार के आरोप लगे थे। वहां के राष्ट्र पर नरसंहार के आरोप लगे थे, और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4,80,000 लोग वहां मारे गए थे। सूडान सरकार हमेशा कहती कि आंकड़े बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जा रहे हैं, वो सच पर आधारित नहीं है, लेकिन जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे उनका यह आरोप था। अब वहां बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राजदूत ने सूडान के अध्यक्ष बनने पर बहिष्कार कर दिया था आयोग का। तो ये आयोग की वास्तविकता थी, और इसी से त्रस्त होकर के 2006 में मानवाधिकार आयोग को भंग कर दिया गया, और उसके जगह पर मानवाधिकार परिषद बनाई गई। स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है, क्षेत्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन एक तो सदस्यों की संख्या कम है, और दूसरे जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये
कि जहां मानवाधिकार आयोग इकोसॉक के अधीन एक इकाई थी, एक अंग था, अब जो परिषद बनाई गई वो सीधे सीधे सामान्य सभा के अधीन हो गई, सामान्य सभा के निर्देशन में काम करने लगी और सामान्य सभा ही इसके सदस्यों का चुनाव करती थी। कई बार ऐसे मामले आए जब ये महसूस किया गया कि आयोग में ऐसे लोग सदस्य बनना चाहते हैं, ऐसे राष्ट्र सदस्य बनना चाहते हैं जो खुद उसमें मानवाधिकार हनन के आरोपी हैं या उन पर आरोप लगते रहे हैं, तो इन सभी मामलों में अन्य राज्यों ने सामान्य सभा में आपत्ति जताई और इन लोगों को सदस्यता नहीं मिली है। तो परिषद उस रूप में अधिक सक्रिय रहा, अधिक सफल रहा। इन्होंने परिषद की कार्यप्रणाली ये है कि अलग अलग जगह पर इन्होंने कार्यदल बनाए हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, ये जानकारी इकट्ठा करते हैं और रिपोर्ट सामान्य सभा में प्रस्तुत की जाती है, परिषद में प्रस्तुत की जाती है और उन पर बाकायदा चर्चा होती है। जो मानवाधिकार परिषद है इसके साल में 3 बैठकें होती हैं, नियमित बैठकें, और इसके अलावा 1/3 सदस्यों की मांग पर विशेष बैठकें हो सकती हैं। 2006 से अभी तक 37 विशेष बैठकें हो चुकी हैं परिषद की, और बहुत सारे देशों की इन्होंने आलोचना की है, निंदा की है। तो उस रूप में देखा जाए तो परिषद अधिक सक्रिय है, अधिक सकारात्मक है। लेकिन इसके बावजूद, जैसा हम लोग जानते हैं, हमेशा से मानवाधिकारों को लेकर के या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में राजनीति अधिक होती है और सैद्धांतिक पक्ष कम होते हैं। हम लोग मानवाधिकारों के और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की चर्चा दूसरे भाग में करेंगे। पहला भाग यहीं समाप्त होगा। मैं डॉक्टर राकेश जड़गवे, सहायक प्राध्यापक, सत्यनारायण अग्रवाल, शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय, कोका नेमरा, मानवाधिकार पर हमारे वीडियो लेक्चर के भाग 2 में मैं फिर से हाजिर हूँ। भाग 1 में हम लोगों ने ये देखा कि मानवाधिकारों का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र किस तरह बनाया, तैयार और सार्वजनिक किया गया और किस प्रकार से उसको लागू करने के लिए संस्थाएं बनी और उन्होंने काम किया। दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे व्यवहारिक पक्ष, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पिछले भाग में भी देखा और हम लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब कुछ केवल सैद्धांतिक नहीं होता। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो बताया नहीं जाता, कहा नहीं जाता। मानवाधिकारों के संबंध में भी यही हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का टूल बन करके रह गया है, एक उपकरण बन के रह गया है, जिसमें सभी राष्ट्र एक दूसरे की मदद करने या टांग खींचने, निंदा करने या समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए जैसा हर राजनीति में होता है, इस हाथ ले उस हाथ दे वाली नीति चलती है। कुछ बड़े और शक्तिशाली देश छोटे देशों से, कमजोर देशों से सहायता के बदले समर्थन हासिल कर लेते हैं। बहुत सारे छोटे देश समर्थन देने के लिए कुछ न कुछ सहायता अपने लिए हासिल कर लेते हैं। तो ये क्विड प्रो को, परस्पर लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है और यह सैद्धांतिक पक्ष को बहुत कमजोर कर देता है। जहां हम लोगों को एक और सैद्धांतिक पक्ष जानना चाहिए, वहीं यह भी जरूरी है कि हम लोग उसका व्यवहारिक पक्ष देखें और ये समझें कि मानवाधिकारों का किस प्रकार उपयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रहा है। भाग 1 में जैसा हम लोगों ने देखा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग अपने उद्देश्यों में बहुत बुरी तरह से असफल रहा। अपने आरंभिक 20 वर्षों में तो उसने केवल प्रचार प्रसार का काम किया, मानवाधिकारों को प्रसारित करने का, लोगों को उसके लिए प्रेरित करने का, राष्ट्रों को प्रेरित करने का कि वो किस तरह से अपने संवैधानिक व्यवस्था में उसको शामिल करें, और वहाँ तक उसका काम ठीक था। लेकिन जैसे ही उसके क्रियान्वयन की बात आई, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, उसके व्यवहारिक पक्ष की बात आई, आयोग उसमें बुरी तरह से असफल दिखाई देने लगा। पिछले भाग में भी हम लोगों ने देखा था कि आयोग में कई ऐसे राष्ट्र स्वयं सदस्य हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने आयोग की अध्यक्षता भी की, जो खुद मानवाधिकार इंडेक्स पर बहुत पीछे खड़े थे, जिनके बारे में मानवाधिकार कार्यकर्ता, मानवाधिकार संगठन, दूसरे राष्ट्र हमेशा आपत्ति किया करते थे। सूडान का मामला था, चीन का मामला था, पाकिस्तान, रूस, जिम्बाब्वे, इन देशों का मामला था। आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे भी किसी समय में 10 भेद की राजनीति में रहा है।
अब परिस्थितियां बदल गई हैं और दक्षिण अफ्रीका से पहले वहाँ नस्लभेद समाप्त हो गया, लेकिन एक दौर में जिम्बाब्वे में भी तब उसका नाम रोडेशिया था, जिम्बाब्वे में भी नस्लभेद रहा है। ऐसे देश आयोग में रहते रहे और कई बार उन्होंने अध्यक्षता भी की। जैसे मैंने बताया था कि 2004 में सूडान को आयोग की अध्यक्षता मिली और वो भी निर्विरोध, और इस पर नाराज होकर के अमेरिकी राजदूत ने बहिर्गमन किया। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि राजदूत ने बहिर्गमन किया लेकिन विरोध नहीं किया। यह हमेशा ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और इन संस्थाओं में राजनीति केवल समर्थन और विरोध करने पर नहीं होती, बहिर्गमन भी समर्थन या विरोध का एक तरीका होता है। जो मित्र राष्ट्र बहिर्गमन करता है इसका मतलब वह विरोध करना चाहता है लेकिन विरोध नहीं कर रहा, और शत्रु राष्ट्र या कम से कम जो अमित्र राष्ट्र है वह बहिर्गमन कर रहा है, वॉकआउट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह विरोध कर रहा है लेकिन औपचारिक रूप से विरोध करना नहीं चाहता। अमेरिका ने विरोध किया। जब हम लोग ये कहते हैं कि सूडान का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था अध्यक्षता के लिए और अमेरिका इतना ही असंतुष्ट था तो अमेरिका को विरोध करना चाहिए था, अमेरिका ने विरोध करना उचित नहीं समझा। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मापदंड होते हैं जो आयोग, सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद और ऐसी अन्य एजेंसीज के बंद कमरों के भीतर जो निर्णय होता है उसके बाहर से डिसाइड होती है। बाहर के संबंध, बाहर की रणनीतियां, बाहर के जोड़ तोड़ ये तय करते हैं कि आयोग के भीतर, सामान्य सभा के भीतर, सुरक्षा परिषद के भीतर किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे, क्या कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा। मानवाधिकार आयोग भी इससे अछूता नहीं था और वहां भी वही होता रहा। एक बहुत अच्छा उदाहरण इस बात का है कि सूडान को लेकर के डारफुर मामले पर 2004 में ही, जिस वक्त सूडान को अध्यक्ष बनाया गया था, डारफुर पर चर्चा हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 13-0 के बहुमत से 15 सदस्यों में से 13 ने सूडान के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। वही डारफुर के मामले पर जो हम लोगों ने बताया था 4,80,000 लोग मारे गए थे, जिनोसाइड, नरसंहार का मामला था। उस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित किया 13-0 से। दो दूसरे सदस्य चीन और पाकिस्तान ने वॉकआउट किया। यहां भी ध्यान देने की बात है कि चीन वीटो पावर वाला राष्ट्र है। अगर वो विरोध करता तो यह प्रस्ताव गिर सकता था, लेकिन चीन विरोध नहीं करना चाहता था, प्रस्ताव पारित होने देना चाहता था, लेकिन विरोध करता हुआ दिखना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं सूडान और चीन एक नाव पे सवार है। मानवाधिकार इंडेक्स पर दोनों के एक जैसे रिकॉर्ड थे और पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ चलता है। तो इन मामलों को लेकर के चीन और पाकिस्तान ने वॉकआउट किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 13-0 के बहुमत से सूडान के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। लेकिन जो कैच, जो मूल बात समझने की है, मानवाधिकार आयोग ने इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं की। प्रस्ताव पार करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये हम समझ सकते हैं कि आयोग के फेलियर, आयोग की असफलता का लेवल क्या था, वो किस हद तक असफल था। अभी भी जो इसके बदले में मानवाधिकार परिषद बनाई गई है, मानवाधिकार परिषद की भी स्थिति यही है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, लेकिन वहां भी होने वाले निर्णयों में जोड़ तोड़, बाहर की राजनीति, ये सारे होते हैं। आयोग में बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे लाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान बार बार कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मामले पर भारत के विरुद्ध प्रस्ताव लेकर के आता ही रहता है। आज तक किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं हुई। एक बार चर्चा की बारी आई थी, लेकिन वहां भी प्रस्ताव गिर गया था। तो अगर ये असत्य है तो पाकिस्तान बार बार प्रस्ताव लेकर के क्यों आता है? क्योंकि उसको एक शत्रु राष्ट्र, भारत पाकिस्तान के लिए शत्रु राष्ट्र, एक शत्रु राष्ट्र को नीचा दिखाना है और वो सोचता है कहीं जोड़ तोड़, कहीं दबाव, हाथ पैर जोड़ करके राजनीतिक कारणों से हो सकता है भारत के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो जाए। दूसरी ओर भारत भी उस सदन के बाहर के अपने संपर्कों का फायदा उठाता है। आपको घटना याद होगी जब पाकिस्तान ने मानव अधिकार हनन का मामला कश्मीर में रखा था, तब विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और विदेश मंत्री के उप नेतृत्व में एक दल भेजा गया था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस पर चर्चा करने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डिफेंड किया था और अंततः वो प्रस्ताव गिर गया। वो ये दिखाने का मामला था कि भारत में सारे पक्ष एक हैं, कश्मीर को लेकर के कोई विरोध नहीं है, उसमें कोई राजनीति नहीं होती, वो अलग मसला है। लेकिन उस प्रस्ताव के गिरने में, उसको स्वीकार न किए जाने में आयोग के बाहर के जो संपर्क थे, आयोग के बाहर जो जोड़ तोड़ किया गया, उसका बहुत बड़ा महत्व था। इसी संदर्भ में आपको एक रोचक तथ्य बताऊं
पिछले साल यानी जुलाई 2019 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन का जो औपचारिक नाम है, आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जनवादी चीन, वहाँ एक प्रांत है उनका उइगर आमतौर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और चीन एक साम्यवादी राष्ट्र है। आप जानते हैं साम्यवाद में धर्म नहीं होता। तो इस नाम पर, हालांकि वहाँ बौद्ध लोग हैं, लेकिन मुस्लिम आतंकवाद को रोकने के नाम पर या जो भी उइगर के मुसलमानों पर ढेर सारे धार्मिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मस्जिदों में नहीं जा सकते, और इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। और उन्होंने बहुत बुरी तरह से कंटेन करके रखा हुआ है, उनको रोक करके रखा हुआ है। लोगों के विचारों को बदलने के लिए उन्होंने बहुत सारे सेंटर बनाए हुए हैं। इन सब के विरुद्ध उइगर में चीन की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसके विरुद्ध दुनिया के 22 राष्ट्रों ने एक संयुक्त प्रस्ताव मानवाधिकार परिषद को सौंपा ताकि उस पर विचार किया जाए और उस पर काम किया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इन देशों में बड़े विकसित और लोकतांत्रिक राष्ट्र शामिल थे। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद 37 राष्ट्रों ने एक संयुक्त ज्ञापन दिया और उन्होंने इसका समर्थन किया कि उइगर में चीन जो भी कर रहा है वो सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और उसमें अधिकांश देश, जैसे पाकिस्तान था, कतर, लीबिया, जॉर्डन, ऐसे मुस्लिम राष्ट्र शामिल थे जिन्होंने चीन का समर्थन किया कि उइगर में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अजीब मसला था कि चीन के विरुद्ध एक प्रस्ताव आता है और परिषद में उसकी चर्चा करने की बजाय बाहर से 37 लोग उसका समर्थन करते हैं। यानी पूरी राजनीति मानवाधिकारों पे जो थी वो परिषद के बाहर खेली जा रही थी। यह घटना और रोचक इसलिए हो जाती है कि कतर, जिसने पाकिस्तान, जॉर्डन आदि के साथ पहले चीन के समर्थन वाले प्रस्ताव पर साइन किया था, संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं में कतर भी शामिल था, बाद में उसने अपना नाम वापस ले लिया। उसका कहना था कि मैं इस समर्थन पत्र पर शामिल नहीं होना चाहता हूं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति लगती है और बहुत आश्चर्यजनक लगती है कि एक राष्ट्र पहले किसी देश का समर्थन करता है और उसी घटना पर बाद में उस समर्थन से पीछे हट जाता है। तो ये घटना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि मानवाधिकार वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक टूल है, उपकरण मात्र है। और वास्तव में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कोई संप्रभु संस्था तो है, वह उतना ही कर सकता है, उतना ही सफल हो सकता है जितना उसके सदस्य राष्ट्र उसको सफल होने देंगे। ये बहुत पहले EH कार्यकाल लिखा था कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन उतना ही सफल होगा जितना उसके सदस्य राष्ट्र चाहते हैं कि वो सफल हो। तो जहां बड़ी शक्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना अखाड़ा बनाएंगी, अपना उल्लू सीधा करने का मंच बनाएंगी, वहां यही होगा। वहां केवल राजनीति खेली जाएगी। पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले राष्ट्र चीन, रूस जैसे देशों के विरुद्ध होते हैं, उत्तर कोरिया के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है और उससे मानवाधिकार नहीं है। जिस घटना का मैंने जिक्र किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जिस मामले में गए थे, उस मामले में अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए यही कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इसलिए वहाँ मानवाधिकारों का हनन नहीं हो सकता। ये एक भ्रामक बयान है। भारत के पक्ष में है इसलिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं, उसको पसंद करते हैं, और हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो बयान है वो ये दिखाता है कि एक प्रेजुडिस है पूरी व्यवस्था के विरुद्ध। चीन अपने को जनवादी चीन कहता है, वो जनता के हितों की बात करता है। बाकी के राष्ट्र, पश्चिमी राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र चीन को साम्यवादी राष्ट्र कहते हैं, जहाँ तानाशाही होती है और उसके वहाँ से सच बाहर नहीं आता, मानवाधिकार, लोगों के अधिकार नहीं होते हैं। और यह संघर्ष मानवाधिकार परिषद से लेकर के सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद जैसे सभी मंचों पर हमेशा दिखाई देता है। तो हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा जो है वो पवित्र शब्द है। वो इतना पवित्र कि सबको उसका सम्मान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विशुद्ध राजनीति होती है। हर राष्ट्र केवल अपना हित साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करता है और मानवाधिकारों का मसला केवल उस हित साधन का एक सिक्का मात्र है, एक उपकरण मात्र है। जहां हित सधेगा राष्ट्र वही पक्ष लेते हैं, वे वास्तव में मानवाधिकारों को लेकर के उतने चिंतित नहीं होते हैं। पाकिस्तान को ही देख लें, जहां अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इतनी घटनाएं हो रही हैं, सार्वजनिक हैं, सारे लोग जानते हैं,
और वो भारत पर आरोप लगाता है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और ये हर जगह होता है। हर राष्ट्र अपनी सहूलियत, अपने फायदे और अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरे देश पर आरोप लगाता है मानवाधिकार हनन का। और मानवाधिकार को लेकर के वास्तव में कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतित नहीं है। यूरोप में आप्रवासियों की समस्या थी। अफ्रीका और बहुत सारे अफ्रीकी देशों से आप्रवासी शरणार्थी वहां आ रहे थे। मानवाधिकार के नाम पर यह कहा जा सकता है कि अत्याचार से बचने के लिए, भूख से बचने के लिए लोग दूसरे देशों में जा रहे थे, लेकिन जिन राष्ट्रों में जा रहे थे वे संप्रभु राष्ट्र में अपने संरक्षण करने में ज्यादा चिंतित थे। आप जानते हैं कि आप्रवासियों का आना सामाजिक आर्थिक डायमेंशन लेकर के आता है। भारत में जब 1971 के युद्ध से ठीक पहले बांग्लादेश से शरणार्थी आने लगे थे तो भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। पूरा डेमोग्राफिक चेंज होता है और इस कारण कोई भी राष्ट्र बाहरी लोगों को अपने यहाँ उस बड़ी संख्या में नहीं आने देता है। इक्का दुक्का लोग आते हैं, शरण लेने के लिए आते हैं, वो ठीक है, लेकिन शरणार्थियों के रूप में आना वो बड़ी दिक्कत होती है। तो कई राष्ट्रों ने अपने लिए सीमाएं बंद की। अब हम इसको क्या कहेंगे? क्या ये वास्तव में मानवाधिकार का मसला है? किसी देश की संप्रभुता का मसला है? कोई राष्ट्र अपने लोगों की चिंता करेगा या दूसरे देश से आ रहे लोगों की चिंता करेगा? प्रश्न बहुत गंभीर है और इन मामलों पर हर कोई निर्णय अपने नजरिए से लेता है। वह लाइन के किस ओर खड़ा है उस पर तय होता है कि उसका जवाब क्या होगा। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की जो घोषणा हुई, सार्वभौमिक घोषणा, उससे फर्क बहुत पड़ा। 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने, खास करके जहां लोकतंत्र आए, उन लोगों ने इनको अपने संविधानों में, अपनी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश की। और अमूमन हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति पहले से बेहतर है, भेदभाव कम हो रहे हैं। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां हो रहे हैं वहां बहुत ज्यादा है। लीबिया ले लें, सीरिया ले लें, बहुत सारे देश हैं जहां गृह युद्ध, अफ्रीका के बहुत सारे देश निकारागुआ है जहां गृह युद्ध चल रहा है और बाहरी शक्तियां अपने पक्ष और विपक्ष के हिसाब से वहां पर दखल देती हैं, दृष्टिकोण रखती हैं और निर्णय लेती हैं। तो ये मान लेना कि सार्वभौमिक घोषणा से दुनिया में मानवाधिकार लागू हो जाएंगे, हर व्यक्ति के हित का संरक्षण होने लगेगा, दूर की कौड़ी है, काल्पनिक है और आइवरी टावर में रहने जैसा है, कल्पना की दुनिया में रहने जैसा है। लेकिन फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जहां मानव जाति का इतिहास इतना पुराना है, जहां मानवाधिकारों का हनन होता रहा, लोगों पर अत्याचार किए जाते रहे, वहीं यह थोड़ा सा समय हुआ है 1947 से अभी तक में 80 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। उस तुलना में देखें तो समय बहुत कम हुआ है। अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में मानवाधिकारों को लेकर के लोग ज़्यादा गंभीर होंगे, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी और एक समय आएगा जब सभी मनुष्य को, मानव को एक समान माना जाएगा। धन्यवाद।